ओके, लेट्स स्टार्ट। हम अगेन ओसवाल रिवीजन सीरीज के अंदर 2 में है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स बुक का, क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, ठीक है, मनी एंड क्रेडिट। चलिए आइए वापस हम इससे आते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? इन द अर्ली टाइम्स पीपल यूज टू एक्सचेंज मॉडिफाई एक्सचेंज वन कमोडिटी फॉर अनदर। जो पुराने टाइम में थे, लोग बाग एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी को क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे, डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। हाउएवर एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स इन द बार्टर सिस्टम, जैसे जैसे बार्टर सिस्टम के अंदर चीजें एक्सचेंज होती हैं, रिक्वायर्ड ऑफ डबल कॉन्फिडेंस वांट, तो ये क्या कह जाता है? रिक्वायर्ड ऑफ डबल कॉन्फिडेंस वांट, कि एक बार में ऐसा हो सकता है कि आपको जो चीज चाहिए वो शायद किसी दूसरे को ना चाहिए और वो चीज डबल के अंदर आपको देखने को मिले। और मैं पीछे का रिवीजन आप देखोगे तो वहां मैं ये करा चुकी हूँ, व्हाट इज डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। बार्टर सिस्टम समझ में आया? चीज के बदले चीज देना, ठीक है। हाउएवर मनी इज एलिमिनेट द नीड फॉर डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट, और जैसे ही पैसा आया, मतलब करेंसी आई, वैसे ही क्या खत्म हो गया? डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट या फिर बार्टर सिस्टम फिनिश्ड हो गया, ठीक है। सिंस मनी अनेबल्स द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे ही अगर आप मनी को देखोगे तो वहां आपको क्या देखने को मिलेगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखने को मिलेगा। मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है, विच इज एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है। मतलब एक पेंसिल के बदले मैं जो मनी दूंगी वो क्या होगा? आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी क्या काम कर रहा है? एक चीज के बदले आपको एक यूनिट, एक टर्म वैल्यू दे देता है कि ये चीज इतने की वैल्यू रखती है, ठीक है। एंड डिस्चार्ज ऑफ द डेब्ट, और आपको किससे बचाती है? डेब्ट से बचाती है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स से पहले अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट यूज एज अ मनी, अलग अलग चीजें की, अलग अलग चीजों को क्या समझा जा रहा था? मनी समझा जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, सिंस द वेरी अर्ली एज, पुराने टाइम पर इंडियंस यूज टू ग्रेन्स, क्या इस्तेमाल करते थे? ग्रेन्स या फिर कैटल, अपने कैटल्स को इस्तेमाल करते थे एज अ मनी। आफ्टर द यूज ऑफ मेटालिक कॉइन्स, जैसे ही मेटालिक कॉइन्स आए, कौन कौन से कॉइन्स आए थे? हमने हिस्ट्री के अंदर पहले पढ़ा है, जहाँ हम हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स पढ़ते हैं, वहाँ हम देखेंगे गोल्ड के निकले, सिल्वर के निकले, कॉपर के निकले, ऐसे कॉइन्स निकले, ठीक है। ये एग्जिस्टेंस में आने लगे। मॉडर्न मनी क्या है? यूज ऑफ पेपर नोट्स, आज के टाइम में हम पेपर नोट्स इस्तेमाल करते हैं, सिक्के, कॉइन्स इस्तेमाल करते हैं। इफेक्टिवली इन एक्सपेंसिव मटेरियल, ये क्या है? इन एक्सपेंसिव मटेरियल है। हैज नो वैल्यू ऑफ इट्स ओन, इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। हैज वैल्यू ओनली, इनकी वैल्यू तभी है बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड, क्यों? क्योंकि ऑथराइज्ड है किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। द इंडिया, अगर आप इंडिया के हिसाब से देखोगे, इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इज द ओनली लीगल अथॉरिटी, यही है सिर्फ पूरे इंडिया में जो लीगल अथॉरिटी है। कैन इशू द करेंसी ऑफ नोट्स, जो करेंसी ऑफ नोट्स को क्या करती है? इशू करती है। एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, सिर्फ 1 रुपए के नोट के अलावा। कॉइन्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सिक्के किसके बिहाफ पर दिखाए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। रुपी इज इन इंडिया करेंसी, रुपी क्या है? इंडिया की करेंसी है। नोबडी कैन रिफ्यूज इट टू एक्सेप्ट इट एट अ पे एंड मेड इन अ रुपी इन इंडिया, कोई भी इसे रिफ्यूज नहीं कर सकता। जैसे आपने किसी को 10 रुपए दिए और कोई सामने तुम्हें बोले मैं तो नहीं मानता ऐसे पैसे हैं, तो जिस जो नहीं मान रहा है उसके खिलाफ आप केस कर सकते हो, ठीक है। पीपल डिपॉजिट देयर एडिशनल कैश इन द बैंक, वो लोग अपने बैंक को क्या करते हैं? अच्छा, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन बहुत बार बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है, ध्यान से समझो। डिमांड डिपॉजिट, देखिए, पीपल डिपॉजिट देयर एडिशनल कैश, लोग बाग अपना एडिशनल कैश कहाँ जमा करते हैं? बैंक में। अब बैंक इन एडिशन टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, और बैंक उन कैश को क्या करता है? डिपॉजिट करता है, एक्सेप्ट करता है। ऑल्सो पे इंटरेस्ट, और उसको उसके ऊपर क्या देता है? इंटरेस्ट भी देता है। किसको देता है? जो जमा कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। द बैंक डिपॉजिट, इसीलिए जो मनी आप बैंक में डिपॉजिट करते हो उसे क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। समझ आया?
ठीक है। अ पर्सन सिंपली नीड्स, अगर एक पर्सन को सिंपली जरूरत है कुछ पैसों की, नीड टू हैव एन अकाउंट विद बैंक टू डिपॉजिट मनी, कि उसमें जमा कर रखा है, ठीक है। अ चेक कैन बी यूज, एक चेक निकाला जा सकता है, यूज टू मेक पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ बैंक डिपॉजिट विदाउट यूजिंग कैश, तो वो बिना किसी कैश के इस्तेमाल करे एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। चेक क्या है? चेक इज अ रिटन इंस्ट्रक्शन, चेक एक रिटन इंस्ट्रक्शन है टू अ बैंक, एक बैंक को, बाय एन अकाउंट होल्डर, जिसका अकाउंट होल्डर है, मतलब जो भी अकाउंट जमा करता है, टू अ स्पेसिफिक सम, जिसपे आप एक स्पेसिफिक अमाउंट डालते हो पैसे का, ठीक है, टू अ स्पेसिफिक पर्सन फ्रॉम हिज डिपॉजिट, जिस भी व्यक्ति को आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है। मैंने बोला इसके नाम का चेक डाल दो मेरे अकाउंट से, तो मेरे अकाउंट से मतलब मेरे अकाउंट से इतने रुपए, मान लो लमसम जैसे 5,000 रुपए इस व्यक्ति के अकाउंट में, एक्स व्यक्ति के नाम के अकाउंट में, जैसे राज है, राज के अकाउंट के अंदर क्या चले जाएंगे? पैसे चले जाएंगे, ठीक है। अ चेक हैज ऑल द इन्फॉर्मेशन, सभी इन्फॉर्मेशन होती है एक चेक के ऊपर, अबाउट द पर्सन, उस पर्सन के बारे में, हुम पेमेंट कब होगी, ठीक है, पेमेंट टू बी मेड, द अमाउंट, डेट, अमाउंट होता है उसके अंदर, डेट ऑफ द पेमेंट होती है, सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होते हैं, और इशू ऑफ होल्डिंग, मतलब इशू होल्डर के, और सब कुछ वहां पे आपको देखने को मिलेगा। एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक होल्ड अबाउट 15%, बैंक कितना होल्ड करता है? 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स, जितना मान लो आपने 50,000 क्या है उसमें डाले, बैंक में डाले, तो बैंक 50,000 का 15% अपने पास रखेगा, और एज अ कैश टू अरेंज फॉर डेली विड्रॉल्स, की इतना मुझे अगर कोई व्यक्ति आया डेली बेसिस पर भी, तो मैं क्या कर सकूं, उसे विड्रॉल कर सकूं, दे सकूं बाय डिपॉजिटर, अगर किसी ने मांगा तो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं रोज रोज पैसे निकालने जा रही हूँ, पर जो कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति तो बैंक में जा ही रहा है, ऐसा करते हैं ना बैंक वाले, जैसे तो कुछ डिपॉजिट करें अपने पैसे, वही पैसे अगर कोई लोन लेना है वही पैसे उसको, हाँ ये सर्कल है, उसका कुछ एक % वो बाहर निकाल के रखते हैं, ताकि अगर कोई डिपॉजिटर आया तो हम उसे वापस दे सके। अ मेजर पोर्शन ऑफ द रिमेनिंग डिपॉजिट, जो भी एक मेजर पोर्शन है डिपॉजिट का बचा हुआ, डिपॉजिट इज यूज्ड बाय द बैंक, बैंक के पास होता है, टू गिव लोन्स, उससे क्या देते हैं उन्हें, वो लोन देते हैं लोगों को। द डिपॉजिटर ऑफ अ बैंक आर अलाउड, डिपॉजिटर्स को अलाउ किया जाता है, द डिपॉजिटर ऑफ अ बैंक, जो भी बैंक के अंदर जमा करता है, जो पैसे जमा कराता है, अलाउड टू विड्रॉल, उसको विड्रॉल वो कभी भी करना आएगा, है ना। देयर डिपॉजिट ऑन द डिमांड, जो अपनी डिमांड पर आएगा, एंड पेड इंटरेस्ट, उसे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है उसके डिपॉजिट पर। द बोरोवर टेक लोन्स, और सेम पेज के ऊपर आप देखोगे तो बोरोवर्स भी आते हैं, उधार लेने के लिए भी आते हैं बैंक से लोग बाग, ठीक है, और बैंक जो है वो उनको उधार देता भी है, बट एक हैवी इंटरेस्ट पर। किस पर? हैवी इंटरेस्ट। अगर आपने वो नहीं पे करा लोन तो उसके ऊपर एक अच्छा खासा लोन लग जाएगा। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड पे 35 से 40% का लगता है इंटरेस्ट, मतलब आपकी एक चीज बाउंस हुई और आपके ऊपर वैसे ही क्या हो जाएगा, लगने लग जाएगा। जैसे मैं तो मतलब मैं आपको सिंपल अगर एज अ टीचर एडवाइस दूं या एज अ फाइनेंस के तौर पर एडवाइस दूं, तो बैंक क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश जो है वो मत निकालिए ATM से, क्योंकि जिस दिन से आपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना चालू करा, ठीक है, मैं डेबिट कार्ड की बात नहीं कर रही, क्रेडिट कार्ड की बात कर रही हूँ, जैसे शॉपिंग्स करते हैं, ठीक है, उससे आपने निकालना चालू करा, उसी दिन से आपके ऊपर 35 से 40% का इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, टिल द डेट, जब तक आप पे करोगे। क्यों? पॉलिसी उनकी, समझ रहे हो। द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन इज मोर देन इंटरेस्ट पेड, वो इंटरेस्ट चार्जेस लोन से भी ज्यादा होते हैं, ठीक है, बाय द बैंक ऑन द डिपॉजिट, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन्स एंड द इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट इन द बैंक इज इनकम और प्रॉफिट, यही होती है बैंक की इनकम, जिससे उन्हें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। मान के चलो कि कोई एक लोन लेना आया, उसने लोन टाइम पे नहीं चुकाया, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा और वो इंटरेस्ट वो धीरे धीरे करके दे रहा है, तो बैंक की तो एक इंडिविजुअल इनकम बन रही है ना, इसीलिए बैंक को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। इसका मतलब हमारा पैसा वो थोड़ा बहुत रखता है हमारे लिए और बाकी सबको क्या चलाता जाता है, उधार पर क्रेडिट के ऊपर चढ़ाता जाता है, एक हाई इंटरेस्ट उनसे लेता जाता है, ठीक है। द लोन गिवन बाय अ बैंक इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज क्रेडिट, जो लोन हम बैंक से लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। जो आज के टाइम में हर कोई बंदा क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहा है, मैं भी इंक्लूडिंग। मेरे पास जैसे मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1.5 लाख, 1.5 लाख तक मैं अपने
क्रेडिट से निकाल सकती हूँ, 1.5 लाख तक का मैं लोन बैंक से उधार एज अ उधार इंस्टेंट ले सकती हूँ। फिर बाद में मैं उसे एट दैट टाइम ऑफ जो भी डेट होगी, जो भी डेट बनती है क्रेडिट कार्ड की, मुझे उसे पे करना पड़ेगा। अगर मैं पे नहीं करूँगी तो निकालने के लिए कार्ड की लिमिट बता रही हूँ मैं कि मैं 1.5 लाख तक के अंदर से कुछ भी मैं उसमें इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, ये अ लोन क्रेडिट इज सब्जेक्ट टू अ सर्टेन कंडीशन, अलग अलग कंडीशंस पे देखने को मिलेगा, दैट द बोरोअर मस्ट एग्री। अब किसी बंदे को चाहिए तो वो बोरोअर तो एग्री होगा ही भाई, है ना, यहाँ हम पे कर देंगे। दीज कंडीशंस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जब आपको फोन आता होगा क्रेडिट कार्ड वालों का, अपने घर पे मम्मी या पापा के मुंह से सुना होगा, कितनी बार तो मेरे मुंह से सुना होगा, जो अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना वो ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये लोग फटाफट बोल जाते हैं और बाद में कहते हैं देखो मैम, देखो सर आपके साइन है ना, यहाँ पे आपने साइन तो करे ना, आपने तब सुना था ना, हम तब आपको सब बताया था ना। ठीक है, अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन टू रिकवर दैट मनी इफ बोरोवर फेल टू रिपे द सिक्योरिटी इज कॉल्ड, इसे हम इस सिक्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, कोलेट्रल। क्या बोलते हैं, कोलेट्रल। मतलब समझिए क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं, कोलेट्रल इज व्हाट, कोलेट्रल मतलब बेटा ये होता है, लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए, वो पैसा जब हम बैंक को नहीं चुका पाते तो बैंक हमारा सामान जब्त कर लेता है। हाँ, सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो हमारा जब्त कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेट्रल कहते हैं, कोलेट्रल कहते हैं बेटा। These asset accepted as collateral और लैंड और प्रॉपर्टी, जैसे इसमें क्या क्या होता है, व्हीकल होता है, लिवली स्टॉक होता है, स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड बैंक डिपॉजिट्स होता है। जैसे आप क्या बोलते हो, मुझे स्कूटी खरीदने जाना है, फाइनेंस करा ली, स्कूटी की जो किस्त है वो हम बैंक से कटवाते जाते हैं, या फ़ोन की किस्त हम बैंक से कटवाते जाते हैं, हमने पे नहीं करी, कुछ टाइम तक तो EMI वाली कंपनी आपको फ़ोन करती रहेगी, फिर आपको बैंक वाले फ़ोन करने लग जाएंगे, फिर आपके घर पर चक्कर कटने लग जाएंगे, आपको ऑन द स्पॉट वो कोई चीज़ कहीं मिलेगी तो वो लोग उठाने भी आ जाते हैं। ये होता है, समझे, ये सुनते हो ना आप किससे, तो वो ये प्रक्रिया है। क्रॉप में मतलब फसल जमीन जब कर लेते हैं ना कि इतना इससे जो भी अब कमाई होगी इससे वो हमारी हो जाएगी, ये वाला पंगा। ठीक है, बोरोवर नीड्स टू सबमिट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, जो भी बैंक से उधार ले रहा है, जो भी बैंक से क्रेडिट ले रहा है, उसको कुछ डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने पड़ते हैं बैंक को, उसका आइडेंटिटी मतलब जो भी वो आइडेंटिटी है, उसका रेजिडेंस कहाँ वो रहता है, एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या वो काम करता है, ठीक है, एंड इनकम अवेलेबल टू अ लोन, और वो इनकम कैसे उसे मिलती है। बैंक उसी को पैसा उधार देता है जिस पर बैंक को भरोसा होता है कि उसे चुका सकता है। कोई आपको उधार क्यों देगा, उसे ये भरोसा होना चाहिए ना कि आप उसका पैसा उतार दोगे, चुका दोगे, समझ रहे हो। तो ये क्या है कि बैंक सबसे पहले आपका क्या चेक करता है, क्रेडिट स्कोर, कि तुम्हारा अब तक पीछे का सिविल कैसा है। इफ योर सिविल विल बी मेंटेन, अगर मेंटेन रहेगा देन बैंक विल क्रेडिट टू यू, तब बैंक आपको क्रेडिट देगा, उधार देगा कि आपके ऊपर भरोसा है, तुमने इतने पैसे चुका दिए तो तुम ये भी चुका दोगे, समझ रहे हो। ठीक है, द लेंडर रिजर्व्स द राइट टू सेल द कोलेट्रल केस नॉन रीपेमेंट टू रिकवर द लोन अमाउंट। जो भी पैसे नहीं चुका पाता तो बैंक क्या काम करता है कि उनसे वो जो भी एसेट उन्होंने जो लिया होता है वो क्या लेता है, ले लेता है वापस। ठीक है, कोलेट्रल इज एन एसेट, कोलेट्रल क्या है, एक एसेट है दैट द बोरोवर्स ओन, जो एक बोरोवर की खुद की होती है। जैसे मैंने बैंक से मैंने एक गाड़ी फाइनेंस करवाई है, ठीक है, मान लो मैंने कोई भी गाड़ी BMW फाइनेंस करा ली, ठीक है, अब मैंने फाइनेंस कराई है, मेरे को कुछ डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे, वो मेरे घर की जागीर तो है नहीं जाके मेरे घर से रोज पैसे मांगने आएगा या हर महीने देने आएगा, है ना। ऑनलाइन जमाने में तुम लोग रह रहे हो, बैंक से जाके कटेगा वो लोग पैसा, ठीक है। मान लो मेरी जो भी, मान लो 25-30 हज़ार 38 हज़ार जो भी EMI बन रही है, मैं नहीं पे कर पाई, ठीक है, मैंने एक बार पे नहीं करा, 2 बार पे नहीं करा, 3 बार पे नहीं करा, ठीक है। अब बैंक वालों की जगह मेरे को कंपनी के चक्कर कटने लग जाएंगे, बैंक वालों को मैसेज आ पाएंगे, व्हाटएवर जो भी सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, किसी भी रीजन से XYZ रीजन से नहीं पे कर पाई, बैंक वाले चक्कर काटेंगे। जब उन्हें पता लग जाएगा कि ये पे करने लायक कंडीशन में नहीं है, वो जो भी एसेट मैंने अपनी गाड़ी खरीदी थी वो उसको उठा के ले जाएंगे, हाँ जी, गाड़ी उठा ले जाएंगे, क्योंकि आपने वो अमाउंट से वो खरीदी है ना उनके लिए। और फिर वो क्या काम करते हैं, जब तक आप पे करोगे तो आप अपनी गाड़ी ले जाओ, नहीं तो अदरवाइज वो एसेट वो बेच देते हैं,
किसी को सेल आउट कर देते हैं और उनसे अपना काम निकाल देते हैं। आप भी तो यही काम करते हो ना, जैसे जो आपने सुने होंगे जो बट्टे में पैसा देते हैं, जो पैसा उधार देते हैं, जो लोकल लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं, दोगे तो ठीक, नहीं तो ये सामान जब तक तुम्हारा नहीं मिलेगा। ये वाली कहानी, लाइसेंस होता है उसको, ठीक है। द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, अलग अलग सोर्सेज क्या होते हैं, बैंक होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन सी होती है, हर एक जगह की अपनी सोसाइटी, जैसे मैं हिंदू हूँ तो मेरे धर्म से रिलेटेड एक सोसाइटी बनी होगी जो हिंदुओं के लिए काम कर रही होगी, कोई सिख है तो सिख धर्म से बन रही होगी, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी होते हैं जो उधार पे पैसा देते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, फॉर्मल क्रेडिट सारा का सारा, फॉर्मल क्रेडिट कौन सा होता है, बैंक होता है भाई, तुम बैंक के पास जाओ, बैंक तुम्हें पैसा देगा, और ये अथॉरिटी किसने दी है, आरबीआई ने दी है, ठीक है। द जर्नल अवेलेबल विद द बैंक्स एंड द कोऑपरेटिव्स, दे चार्ज लेसर रेट्स, ये क्या करते हैं और बाकी लोगों से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर देते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है कि कितने लोन तुमने चढ़ाए, मतलब तुम धांधलेबाजी नहीं कर सकते फॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर कौन कौन है, मनी लेंडर्स, ठीक है, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, बाकी सारे हो सकते हैं। दे चार्ज मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ये सबसे ज्यादा हायर ऑफ इंटरेस्ट लोन लेते हैं। देयर इज नो वन टू स्टॉप, और कोई ना रोक भी नहीं सकता अनफेयर चीजों की वजह से कि आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। द आइडिया बिहाइंड, और इसके पीछे और इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देख सकते हैं, इज टू ऑर्गेनाइज द रूरल पुअर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया गया, जैसे हम मान लो अब हम 5-6 लड़के हैं, ठीक है, आपका बैच है, हमने बनाया एक सेल्फ हेल्प ग्रुप क्लास 10, जिसको कोई भी समस्या होगी, कैसी भी समस्या होगी, हम हर महीने कॉन्ट्री करेंगे, ठीक है, जिसको जो महीने जैसे महीने जिसको पहले इट्स अ काइंड ऑफ अ किटी या कमेटी, जिसको जो पहले चाहिए वो क्या करेगा, वो पैसे दे देगा, ठीक है, ले लेगा, ठीक है। मेंबर टेक अ स्मॉल लोन, उसी से हम स्मॉल लोन ले सकते हैं फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर ओन नीड्स, उनकी खुद की नीड से। लाइफ स्टॉक क्या होता है, द स्टॉक ऑफ एनिमल विद अ पर्सन इज कॉल्ड द लिव स्टॉक, ठीक है। ट्रेडर्स कौन होते हैं, ट्रेडर पर्सन हु बाय और सेल गुड्स एंड करेंसी, जो कि बेसिकली अपनी गुड्स और सर्विसेज को सेल आउट करता है, गुड्स को करता है, ठीक है। यहाँ पर की फैक्ट आपको कुछ ना कुछ मेंशन कर रखे हैं, की फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। As per a survey, most of the informal source credit used by rural people, लोगों के द्वारा दिए जाते हैं अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए, जैसे कि शादी के लिए। अब शादी को इन्होंने क्या बता रखा, अनप्रोडक्टिव पर्पस। क्यों बता रखा अनप्रोडक्टिव पर्पस, क्योंकि उस टाइम पर ये दहेज को कंसिडर कर रहे हैं, डाउरी सिस्टम को, ठीक है। अ चेक कैन बी डिसऑनर्ड बाय द बैंक, एक चेक जो है वो डिसऑनर बैंक से करा जा सकता है, बट इट कैन नॉट बी डिसऑनर बाय द बैंक ड्राफ्ट, पर वो बैंक ड्राफ्ट के तौर पर बैंक में पैसा नहीं तो डिसऑनर ही करेंगे ना। अच्छा, वो बाउंस, तुम मांगने गए बैंक से कि मेरे अकाउंट से जरा 50,000 निकालना, बैंक में तुम्हारे 10,000 पड़े, लात मार के भगा देगा बैंक। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलर गोल्स जो देखते हैं हम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ इम्पैक्ट्स हैं वो देखना है। द गोल स्ट्रेस इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू एक्सेस स्पेशली द पुअर और रीजनेबल टर्म्स की, उनको बैंक जो है वो रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर सब चीज़ें देता है, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट्स के बारे में अभी हमने देखा था, ठीक है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसका थर्ड पॉइंट ये पढ़ो, ये आता है, ठीक है। ग्रामीण बैंक क्या है, ग्रामीण बैंक से हर बार क्वेश्चन उठता है बांग्लादेश पर। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एज अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल, ये एक अच्छा सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, ठीक है, जहाँ पर रीचिंग द पुअर मीट्स देयर क्रेडिट, जो गरीब लोग हैं उनको क्या मिल जाता है, एक रीजनेबल रेट के ऊपर क्रेडिट मिल जाता है, ताकि पुअर सेक्शन भी सोसाइटी का आगे बढ़ सके, ठीक है। अब ये बाकी नॉर्मल है, इसे रीड करना नॉर्मल। एंड यस, दिस चैप्टर इज क्लोज नाउ या फिनिश हेयर, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर क्या है, खत्म होता है। यहाँ से हमने ओसवाल की बुक से मनी एंड क्रेडिट रिवीजन कर लिया है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट बुक, और वो भी इसी रिवीजन सीरीज के साथ।